नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए और 2 दिन का उनका दौरा था। बहुत सारी बातें हुई और वो वापस चले गए। अब वापस जाने के बाद अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के माथे पर जो शिकन पड़नी शुरू हुई है, आज उसके मायने समझना चाहते हैं हम। और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, जो डिकोड करेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की दुश्चिंताएं क्या हैं। कमांडर साहब, आपका स्वागत है। राकेश जी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत मजा आता है हमेशा की तरह आपसे मुलाकात करके और इस माध्यम से सभी श्रोताओं से मिलके। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं हमारे पास आज। जी चलिए जी शुरू जी। करते हैं। तो सर, पहला सवाल तो यही है कि पुतिन आए और चले गए, जो भी कुछ हुआ, जो दिया लिया, जो भी है, लेकिन ये दुश्चिंताएं जो हैं इन कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज की और अमेरिका की, उसके मायने क्या है? राकेश जी, उनकी चिंताओं का जो माने है वो तो बहुत गंभीर है, उसमें कोई शक जी नहीं है। ये तो साफ है कि पुतिन जी आए, उन्होंने 16 एग्रीमेंट में, और एग्रीमेंट कहिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहिए, 16 साइन हुए हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि साइन हुए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं बोला गया, किसके बारे में बात नहीं हुई। और यहां पे हम्म, देखिए, सबसे अहमियत की बात जो है वो है रेलॉस। रेलॉस है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है जो हमारा, जो हम बना रहे हैं लॉजिस्टिक्स के लिए। और इसमें अहमियत क्या है? इसकी वजह से 3,500 सैनिक हिंदुस्तान रूस के अंदर तैनात कर सकता है, या रूस हमारे पास। हम रूस के हर एक नेवल, एयर और मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, और रूस को भी मौका मिलता है हमारे नेवल बेसिस को इस्तेमाल करने का। ठीक है। और इसके साथ साथ जो चीजें और होंगी वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में खास करके जो पहले होता था, हम मानते थे कि हम बायर हैं और रशिया सेलर है, कि मतलब वो दुकानदार है और हम ग्राहक हैं। हम जाएंगे, हम मांगेंगे और वो हमें बेचेगा, हम पैसे देंगे, हम वापस आ जाएंगे। रिश्ता सिर्फ वहीं तक का था। अब ये है ना, खरीदार और दुकानदार की रिलेशनशिप निकल के ये बन रही है पार्टनरशिप। हम हम्म, साथ साथ इक्विपमेंट बनाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, हम भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, और हम साथ साथ चलेंगे। ये एक बहुत अहम चीज हुई है। और ये वही होता है जो हमने अमेरिका के साथ साइन किया है। कॉमकासा साइन किया था, लिमोवा साइन किया था, ये सारे एग्रीमेंट्स किए थे। लेकिन ये वाला जो है ये उससे आगे चल के है। इसके साथ साथ एक और बात, बहुत बड़ी बात हुई है, जिसमें दोनों पुतिन और मोदी जी ने साइन किया है। वो है एक रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप फॉर द ईयर टिल द ईयर 2030, मतलब 2030 तक। इसमें अहम चीजें क्या हैं? इसमें सबसे अहम चीज है लेबर मोबिलिटी। 1 लाख तक हिंदुस्तानी जो हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हमारे जाएंगे रशिया में, और उनको वहां पे मौका मिलेगा काम करने का। रशिया के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, यूक्रेन का युद्ध हुआ है। यूक्रेन के युद्ध में काफी सारे उनके जो मेल्स हैं, उनका वर्कफोर्स जो है वो अब नहीं रहे। तो उनको चाहिए है लेबर, उनको चाहिए वो प्रावधान जिससे वो कुछ कर सके। तो ये हमारी तरफ से जाएगा। दूसरा, हम बहुत से देखिए, रूस के साथ हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा $65 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन हम्म, इसमें से 60 बिलियन तो हम रूस से लेते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा रूस के फेवर में है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको ठीक डेफिनेटली। करना है। इसको ठीक हम कैसे करेंगे? भाई, हम आदमी देंगे। हम अपनी फैक्ट्री फर्टिलाइजर बनाने की रूस में लगाएंगे, ताकि हम वहां से गैस ले सके, वहीं पे हम फर्टिलाइजर बनाएंगे। फर्टिलाइजर इंडिया पे आएगा, ये सैंक्शन के अलग होगा क्योंकि हमारी कंपनी है। तो हम वहां पे फर्टिलाइजर बनाएंगे। हम रूस को कहते हैं अब हमसे मशीनरी खरीदिए, हमसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लीजिए, हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, हमसे मोबाइल लीजिए।
हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लीजिए, क्योंकि रूस को जो चीजें चाहिए, जो उसको पहले इधर उधर से मिल जाती थी, अब उसको सैंक्शंस की वजह से नहीं मिल रही है, हम ये करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि हम ये सारा ट्रेड करेंगे रूपी रूबल में। मतलब ये हो जाता है कि आपने जो भी सैंक्शंस का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर हो सकता है, सिर्फ ट्रेड के ऊपर, सिर्फ रूस और इंडिया के ट्रेड के ऊपर, ये हम नलिफाई करते हैं और हम क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से डिमांड इंडियन रुपीस की। अब देखिए, अगर हम सारे के सारे लोग बात करते हैं कि वहां पे अमेरिकन डॉलर 90 रुपए हो गया, अरे बाबा क्या हो गया, देखिए कितना खराब हो गया है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खत्म हो रही है। लेकिन ये हम नहीं समझते कि अगर हमारे करेंसी पिछले एक साल में तकरीबन 7-8% डिवैल्यू हुई है, वहीं यूरो डिवैल्यू हुआ है 15 से 20%, येन 30% डिवैल्यू हुआ है, बाकी इतनी करेंसीज भी तो डिवैल्यू हुई हैं। मतलब अमेरिकन डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, हम लोग उतने ज्यादा वीकन नहीं हुए हैं। तो हमारा जो, अगर हम वीक अपने आप को स्ट्रेंथन करना है तो भाई हमको डॉलर की तरह हमें रुपये की डिमांड क्रिएट करनी है। डिमांड तभी क्रिएट होगी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे और लोग कहेंगे कि हमें आप पैसे दीजिए, हम आपको पैसे रुपये में देंगे और वो रुपए खरीदेंगे हमसे, तभी तो डिमांड आएगी। और यानी इसीलिए ये रुपये डॉलर को साइड लाइन कर रहे हैं आप, इसलिए दुश्चिंता सबसे बड़ी यूएस की है। करेक्ट, सबसे ज्यादा समस्या तो रूस के और हमारे ट्रेड से अमेरिका को यही है। और यूरोप को भी लगता है कि देखिए पहले क्या था, रिजर्व करेंसी सब डॉलर करते थे, फिर अब हमने कर दिया कि हम डॉलर नहीं, हम यूरो भी लेंगे, और यूरो का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे करेंसी बास्केट में। लेकिन अगर हम वो भी कम कर देते हैं तो अमेरिका के साथ साथ यूरोप को भी तकलीफ होगी, ये तो जायज है। एक कमांडर साहब, एक बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि जबरदस्त डिफेंस डील होगी दोनों देशों के भी, और पुतिन आएंगे बस साइन करेंगे उस पर बस। तो वो ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद यूएस को नाराज नहीं करना चाहता इंडिया, मोदी नहीं करना चाहता नाराज, तो इसलिए बहुत ज्यादा वो है नहीं, अंदर अंदर सोची समझी बात है, वो होगी आगे। तो क्या है उसका मतलब? राकेश जी, बिल्कुल सही आपने नब्ज पकड़ी है। देखिए क्या किया है भारत ने, बहुत इंटेलिजेंट काम हुआ है भारत और रूस के बीच में। एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत हो गई। अब अगर आप डिफेंस डील्स को डिक्लेयर कर देते तो जो आपने पुतिन के सामने साइन किया है उसका महत्व कम हो जाता, हम सिर्फ डिफेंस 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 बात कर रहे होते। तो हमने वो नहीं साइन किया कि ये हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, सही वक्त पे करेंगे। लेकिन क्या हमने डिक्लेयर किया, हमने कहा है हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, और हमको सबसे ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजी की। चाहे वो एयरक्राफ्ट इंजन हो, चाहे वो गैस टर्बाइन्स हो जो हमारे पानी के जहाजों में लगती हैं, चाहे वो कोटिंग्स हैं, चाहे वो सिरेमिक ब्लेड्स हैं, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, चाहे वो मेटलर्जी है, ये सारी चीजों पे हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमारे लिए क्रायोजेनिक इंजन जो हमारे और भी बेहतर कर देंगे हमारे रॉकेट्स को और हमारे मिसाइल्स को, और वो हम की बात है। और एक छोटी सी लाइन वहां पे लिखी है, हम बात करेंगे, मुझे वो नंबर याद नहीं आ रहा, 181 समथिंग नंबर था, कि आप उसकी बात भी कर रहे हैं। लोग भूल गए कि ये भाई ये नंबरों के साथ एक लेटर जो है वो क्या है, वो लेटर यही है, क्रायोजेनिक इंजन वाला। तो आपने हल्के से छोटे से वो करके बता दिया कि हम बहुत सी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमने डिक्लेयर नहीं किया। एक तरह से कुछ हद तक हो भी सकता है कि कैट्सा के को सैंक्शन ना इन्वोक किया जाए। यूरोप के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है मुश्किल से 1 महीने के अंदर, तो हम उस सब के बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें निकालेंगे। एक अहम बात ये भी है, ये देखिए Su-57 की बात बहुत हो रही थी। Su-57 एक सिंगल सीट फाइटर है और हमारे लिए ज्यादा अहमियत रखता है Su-57D, वो ट्विन सीटर है, वो अंडर डेवलपमेंट है, ऑलमोस्ट रेडी है, अगले साल उसको अनवेल किया जाएगा। हमारी दिलचस्पी जो होगी उसमें, क्योंकि Su-30 में हम दो पायलट इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्कलोड शेयरिंग हो जाती है,
और यही चीज अगर कंटिन्यू होती है Su-57D के साथ, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। कमांडर साहब, एक चीज और भी आई है सुनने में अभी कि यूएस की नई डॉक्ट्रिन के बारे में बड़ी बात हो रही है और कहते हैं ये भारत के लिए फेवरेबल है। और ये क्या है और इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन आई है और ये भी उसी दिन रिलीज की है जिस दिन पुतिन हमारे पास लैंड कर रहे थे, मतलब 4 दिसंबर को। अच्छा। 33 पेज की डॉक्ट्रिन है, जिसमें से 6 पेजेस सिर्फ चाइना के लिए है। मतलब अमेरिका साफ साफ बता रहा है कि उसका प्रतिद्वंदी जो है वो चीन है। उसने अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि चीन जो है उभरता हुआ देश नहीं है, वो अब हमारे बराबर का हो रहा है या करीब करीब हमारे बराबर का हो गया है। एक्नॉलेज तो किया। एक तरह से साफ बता रहे हैं कि चीन के साथ हमारी जो जो भी हम कर रहे हैं, हमें चीन को अंकुश में रखना है, ये उसमें साफ लिखा है। दूसरी साफ बात है कि उन्होंने मनरो डॉक्ट्रिन एक हुआ करती थी, राकेश जी आपको याद होगा कि मनरो जी। डॉक्ट्रिन के हिसाब से उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब अमेरिका जो है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये हमारा एरिया है, हम किसी और को इसमें नहीं आने देंगे, किसी और को हाथ नहीं डालने देंगे। हाथ कौन डाल रहा है? चीन। अब चीन को अंकुश लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहां पे चीन को रोका, आपने साफ कह दिया कि इंडो पैसिफिक में आपको चीन के ऊपर अंकुश लगाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो आपको समस्या हो जाएगी ताइवान। ताइवान अगर चीन के हाथ गिर जाता है तो चीनी नेवी जो है पैसिफिक ओशन के अंदर फ्री एंट्री मिल जाती है, फिर वो कभी भी जापान, फिलीपींस, बाकी सबको कर लेगा। ये फर्स्ट आइलैंड चेन के नाम से ये पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन मानी जाती है। तो आपने यहां पे भी बात कर दी, ठीक है। एक अहम बात और उन्होंने कही है अपने एलाइज के लिए। अपने एलाइज के लिए कहा है कि साहब आप जो काम करते हैं, आप सारा का सारा डीकरा हमारे सर पे डाल देते हैं डिफेंस का, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, आपको शेयर करना पड़ेगा, बर्डन शेयरिंग करनी पड़ेगी। मतलब आप अपने एलाइज को बोल रहे हैं कि भैया पैसे दीजिए आप, ठीक है, अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए। मतलब यूरोप को भी एक तरह से आपने नोटिस लगा दिया, लीगल नोटिस जैसे सर्व नहीं करते हम कि भाई हम आपको तो नोटिस दे रहे हैं, तो क्या यूरोप को क्या नोटिस दे दिया। क्या कमांडर साहब, भारत की सिग्निफिकेंस पर भी बात हुई है इसमें? हाँ जी, अब यही तो समस्या है। एक तरफ अमेरिका भारत के खिलाफ बात करता रहता है, आप देखिए स्कॉट बेसेंट हो या वो इधर उधर लोग हैं, अगड़म बगड़म कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन इस डॉक्ट्रिन में वो कहता है कि इंडिया इज अ ग्लोबल पावर, मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा है। डॉक्ट्रिन में कहता है बिना इंडिया के हमारी इंडो पैसिफिक नीति जो है वो अधूरी रह जाएगी। अगर चीन पे अंकुश लगाना है, बिना इंडिया के नहीं हो सकता, ये भी साफ कहते हैं, ठीक है। और काउंटर टेररिज्म के लिए भी वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के बगैर हमारा काम नहीं चलता। इसी के बदौलत उन्होंने हमारे साथ 10 साल का एक डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है ना। और हमने 8,000 कुछ करोड़, 8,500 करोड़ की हमने डील भी साइन की है अमेरिका के साथ, MH-80 रोमियो और हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस के लिए। तो उस तरह से तो अमेरिका डॉक्ट्रिन में तो मानता है कि हिंदुस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा है। हाँ, हमारे सामने चैलेंजेस है, उसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो ट्रेड की तरफ से हो, चाहे वो टैरिफ की तरफ से हो, चाहे वो, है ना, अमेरिका का दोगलापन है कि कभी कुछ बोल देता है। तो इस सब के साथ तो है ही, लेकिन इसमें डॉक्ट्रिन वाइज तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अच्छी चीजें बोली है, ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव कम है। एक और विषय है जिस पर थोड़ी सी चर्चा करनी है, बहुत जरूरी लगती है मुझे भी। पाकिस्तान में, हमारे पड़ोस में, अफगानिस्तान में एक दूसरे पर हमला, पलटवार, ये सब हो रहा है। इस बीच क्या हुआ है कि मुनीर को लेकर अमेरिका में करीब 40 सीनेटर्स ने एक चिट्ठी लिख दी है। अब वो, उस चिट्ठी का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे उसे लेना चाहिए, थोड़ा सा रोशनी डालिए उस पर। राकेश जी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। देखिए हो क्या रहा है, जरा सा एक कदम पीछे ले लेते हैं ताकि साफ साफ समझ में आ जाता है। एक तरफ आपने मुनीर को
फील्ड मार्शल से फील्ड मार्शल बना के और उसके उठा के आपने उसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया। वहां पे शहबाज शरीफ गायब हो गए, लेकिन फिर आ गए, उन्होंने साइन कर दिया, चलिए समस्या हल हो गई। एक तरह से एक ट्रायल बैलून छोड़ा गया था कि एक वैसी वेबसाइट जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, वहां से रिलीज हो जाती है खबर कि इमरान खान मर गया है और पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है। इमरान खान सही सलामत हैं, कम से कम पाकिस्तान तो यही बोलता है, उनकी बहन भी यही बोलती है, तो हम मान लेते हैं। लेकिन ये देख रहे थे मुनीर और पाकिस्तान कि इमरान खान की अभी भी कितनी पहुंच है और क्या वो कुछ ज्यादा कर सकते हैं, और उन्हें साफ दिखाई दे दिया कि हाँ भाई, इमरान खान में अभी भी दम है। देखिए, कुछ ही दिन पहले की बात है जब सऊदी अरब और टर्की ने शुरुआत की थी बात करने की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कि किसी ना किसी तरह से सुलह हो जाए। कुछ कदम आगे बढ़ाए गए, लेकिन सुलह नहीं हुई। यहां तक कि टर्की में जब लास्ट इनका जो मीटिंग हुई थी, सुनने को आता है तो एक दूसरे को मुक्के मारने को तैयार हो गए थे, गाली गलौज हो गई थी। अब यहाँ पे जो उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट है, वहां पे हो जाता है एक झड़प। उस झड़प में एक आध गोलियां चलती हैं अफगानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान उठा के एक हैंड ग्रेनेड फेंकता है और फिर ये बढ़ जाती है बहुत बड़ी सी झड़प जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। ट्रेड वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। तो जो अफगानिस्तान को चाहिए उसको तो ईरान के साथ, ईरान के जरिए मिल जाता है, क्योंकि भारत भी भेज रहा है चाबहार के रास्ते और वो ईरान के रास्ते वहां पहुंच जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से इंपोर्ट करता है, खास करके मैं ना बहुत सी चीजें वहां से आती हैं, वो चीजें उनको मिल नहीं रही हैं। पाकिस्तान में जो पश्तून थे उनको उन्होंने निकालने की कोशिश की है, कई लोग मारे गए हैं, और ये पश्तून वाली कोड की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सुलह तो हो नहीं सकती। तो ये चुटपुट झड़प होती रहेंगी, डोरेंट लाइन आपकी गर्म रहेगी, है ना, कभी बहुत गर्म तो कभी हल्की सी नरम, लेकिन कभी गरम गरम कभी नरम नरम, यही चलता रहेगा। यहाँ एक पे और सबसे बड़ी समस्या आती है मुनीर को। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं जी, प्लीज कंटिन्यू। तो सबसे बड़ी समस्या आती है मुनीर की। मुनीर की समस्या यह है कि उसको 4 जगह से ऐंठा जा रहा है। एक, हिंदुस्तान ने अपना बॉर्डर, हमारा वेस्टर्न उनका ईस्टर्न बॉर्डर को गर्म रखा है, वहां से वो लोग आदमी निकाल नहीं सकता। दूसरा, वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का डोरेंट लाइन के साथ, वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्म है। तीसरा, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो अभी, और ऑफ कोर्स पीओजे के, वहां पे भी कुछ ना कुछ होता रहता है। रोज एक नई झड़प होती है, रोज कुछ सोल्जर मारे जाते हैं। और पाकिस्तान अपने, है ना, देखिए 2024 में सब मिला के पाकिस्तान के 2100 सिपाही मारे गए थे। 2025 में अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे कई ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। बहुत दुख होता है जब पाकिस्तानी सोल्जर मरता है, क्योंकि सोल्जर तो फिर भी जवान तो जवान हो, लेकिन यहां तक हो गया है कि पाकिस्तान के सैनिक, यहाँ अफसर भी, उन्होंने रेजिग्नेशन पे रेजिग्नेशन डाल रहे हैं कि हम केपीके में नहीं सर्व करेंगे, हम बलूचिस्तान नहीं जाएंगे, हम डोरेंट लाइन पे नहीं जाएंगे, हम पीओजेके में नहीं जाएंगे। सुनने को आता है 3,500 पाकिस्तानी अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो वो समस्या चल रही है। और यही तो सबसे आगे लड़ते हैं, मेजर यही और तो लड़ते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल तो। हाँ। बिल्कुल, जनरल थोड़ी लड़ते हैं। और आ गई है समस्या, और 25,000 आपको भेजने हैं सऊदी अरब और 25,000 भेजने हैं अपने गाजा। तो 50,000 मतलब एक पूरा कोर आपको निकालना पड़ेगा, उसके साथ कोर हेडक्वार्टर्स जाएंगे। कहाँ है उसके पास आदमी? और उसके बाद अगर आदमी नहीं है और ये नहीं कर सकता, तो डीकरा किस पे फोड़ेगा?
अब तो शहबाज शरीफ भी नहीं है क्योंकि ये सीडीएफ बन गए। बात सही है। मुश्किल में है, परेशानी में है पाकिस्तान, नो डाउट, लेकिन ये सारी परेशानियाँ उसकी अपनी खड़ी की हुई हैं। एक आखिरी सवाल, टाइम चूँकि कम है, तो मैं चाहता हूँ आप बस छूते हुए निकल जाएँ, अगर बताते हुए निकल जाएँ। इंडिगो की समस्या अभी आई थी और बहुत सारे लोग, मेरी बातचीत हुई तो वो कहते हैं कि इसमें विदेशी साजिश भी हो सकती है, चूँकि उस समय पुतिन का आना था उस समय। तो इस पे थोड़ा-सा रोशनी डालें आप, तो बस टाइम चूँकि कम है तो मैंने कहा कि संक्षेप में एक वो भी लेते चलें। राकेश जी, बिल्कुल संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ ये टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है और ये टाइमिंग के पूरा ये देखिए क्या हो रहा था। हमारे पास स्पूफिंग के मौका हो जाता है, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट में समस्या होती है, दिल्ली में नहीं बॉम्बे में भी हो जाती है, कलकत्ते में भी हो जाती है और काफी फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं। ये 1.5-2 हफ्ते पुरानी कहानी है। 2 साल पहले से इंडिगो को मालूम था कि ये रूल्स आने वाले हैं, नोटिफाई हो गए थे 1 साल पहले। आप जानते थे इस तारीख से शुरू होना है, आपने फिर भी कुछ नहीं किया। बाकी एयरलाइंस तो चल रही है, बाकी एयरलाइंस को कोई समस्या नहीं हुई और जब समस्या शुरू हुई, आप तभी उसके ऊपर एक्शन ले लेते, आपने वो भी नहीं किया। और भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं, उसमें एक भी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, एक भी फ्लाइट हुँ, डिले नहीं हुई, वहां पे क्रू की कमी नहीं हुई। भाई क्रू तो वही क्रू है, चाहे आप एक जहाज उड़ाएं या दूसरा जहाज उड़ाएं। तो आपने डोमेस्टिकली इतनी समस्या क्यों होने दी, और वो भी उस टाइम पे जब पुतिन यहाँ पे बैठे हैं। सवाल तो खड़ा लोग होता है। तो सवाल खड़ा होता है। लोग ये भी कहते हैं कि देखिए इंडिगो का सीईओ जो है वो भारतीय मूल के नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। कुछ गहरे राज्य की तरफ इशारा करते हैं। ये सब तो मैं नहीं जानता। इतना ही कह सकता हूं कि ये इससे है ना, कोई अच्छी बू तो नहीं आ रही। लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है कुछ न कुछ और ये गड़बड़ है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, और मुझे भी लगता था कि भई 2 साल हैं और एक किसी कंपनी ने कोई तैयारी नहीं की, और अब समस्या ये भी है ना कमांडर साहब की, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, सिविल एविएशन जो है वो है आपके पास, आपकी टीडीपी के पास। टीडीपी में भी चंद्रबाबू नायडू का बेटा है, तो आप बड़ा नरमी से हाथ भी रखना है आपको। तो ये सब बड़ी हाँ, सारी बिल्कुल। चीज़ें होती हैं, कोalition की गवर्नमेंट में चलती हैं। खैर, आज बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, अमेरिका से लेकर यूरोप और यूरोपियन यूनियन, और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और बाद में इंडिगो पर भी हमने चर्चा की, और आपने बड़ी बहुत सारे एंगल ऐसे बताए जो आम लोगों को नहीं पता होंगे, बहुत सारे तो मुझे ही नहीं पता थे। तो हम लोग तो जब भी आपसे बात करते हैं तो नई-नई बातें पता चलती हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हम लोगों को एनलाइटन किया इस शो में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।